प्यारे बच्चों, मैं जेके सर आपका डाउट नेट पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जेई में कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन को बच्चों हम किस नाम से भी जानते हैं? रिलेशन एंड फंक्शंस के नाम से। तो ध्यान रखना, संबंध एवं फलन आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके और आप इसको कक्षा 12वीं में भी पढ़ेंगे। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण अध्याय होगा। ठीक है। अब बच्चों, संबंध एवं फलन को पढ़ने से पहले हमें कुछ अन्य चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है समुच्चय। ठीक है। समुच्चय आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय है। अब बच्चे बोलेंगे सर आप संबंध एवं फलन में समुच्चय क्यों बता रहे हैं? तो बच्चों, संबंध एवं फलन को पढ़ने से पहले हमें समुच्चय के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ हम क्रमित युग्मों के बारे में जानेंगे। ओके, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, संबंध एवं फलन। ओके, चलिए, तो संबंध एवं फलन में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर प्रोग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों समुच्चय, जो कि आज का हमारा ये मेन यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। उसके बाद बच्चा हम बात करेंगे किसकी? संबंध की। जी हाँ, पहले बच्चों हमें किसको कवर करना है? पहले समुच्चय को कवर करना है, उसके बाद समुच्चयों का कार्तीय गुणन, उसके बाद संबंध के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद बच्चों संबंध का प्रांत एवं परिसर आएगा और उसके बाद बच्चों हम किसकी बात करेंगे? संबंधों के प्रकार की। संबंधों के प्रकार की। यहाँ पे बच्चा आपका संबंध कंप्लीट होता है, रिलेशन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम फलन के ऊपर बात करेंगे और फलन का भी बच्चों हम प्रांत, सप्रांत एवं परिसर देखेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण फलन देखेंगे। हम स्पेशल फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम फलनों का वर्गीकरण करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा बच्चों संयुक्त फलन। जी हाँ, फलनों का संयोजन। और इसके बाद बच्चों हम सम व विषम फलन, ओड एवं इवन फंक्शंस और साथ ही साथ हम आवर्ती फलन के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद आता है बच्चा प्रतिलोम फलन। ठीक है। और लास्ट जो हमारा यहाँ पे बच्चों टॉपिक रहेगा फलनीय समीकरण। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे एक चीज और भी पढ़ने वाले हैं हम, वो क्या होगा? आरेख का रूपांतरण। जी हाँ, हम ग्राफ को बच्चा इधर उधर करेंगे। जी हाँ, रूपांतरण करेंगे उनका। तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बच्चों इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले बच्चा अगर मैं आज की बात करूं तो आज बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं? ओके, तो रेडी हैं आप? आज हम क्या सीखने वाले हैं वो भी फर्स्ट लेक्चर में, जेई 12th क्लास का संबंध एवं फलन का पहला लेक्चर। ठीक है। तो आज बच्चों सबसे पहले हम समुच्चय के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, समुच्चय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम समुच्चयों के निरूपण के बारे में बात करेंगे। समुच्चय तो हो गया, लेकिन समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके। इसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, समुच्चयों के प्रकार। और आखिरकार बच्चों हमारे पास टॉपिक क्या आएगा? क्रमित युग्म। और बच्चों लास्ट में हम क्या देखने वाले हैं? इनके उदाहरण। ठीक है। तो रेडी हैं बच्चों आप सब? चलिए, तो समुच्चय, आप बच्चों के मन में एक ही बात चल रही होगी, सर संबंध एवं फलन आप पढ़ा रहे हैं, समुच्चय क्यों पढ़ा रहे हैं? इसको पहले आप क्लियरिफाई करिए। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों में इसका आपको लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं, क्योंकि मैथ में जब तक हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है तब तक मैथ में मजा ही नहीं आता। ओके। तो बच्चों अगर आपको किसी रिलेटिव्स के घर जाना हो, अगर आपको किसी रिलेटिव्स के घर जाना हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उस रिलेटिव्स के घर का पता। अगर आपको उसका पता ही नहीं पता तो कैसे आप उसके घर पहुंचेंगे? तो ध्यान रखिएगा,
जिस तरीके से आपको किसी के घर जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, उसके एड्रेस की, उसी तरीके से बच्चा संबंध एवं फलन तक पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, समुच्चय की। समुच्चय आना बहुत ही जरूरी है, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक लिया है वो समुच्चय लिया है। चलिए, समुच्चय को बच्चा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए उन उदाहरणों को जल्दी से देखते हैं। आप बच्चों यहाँ पे पहले जैसे उदाहरण की मैं बात करूं तो सबसे पहला है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चला जाऊं और मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि बताओ कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती है। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन में होंगे कि सर प्राकृत संख्याएं क्या होती है। पहले तो आप ये बताइए, ऐसा तो नहीं है ना, ये सब आप पढ़ चुके हो बच्चों, 9th 10th की चीजें 11th में भी कई जगह पढ़ाया जाता है और प्राकृत संख्याओं के बारे में तो जानते होंगे। और क्यों, अगर जो बच्चे नहीं जानते तो मैं बैठा हूं बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ठीक है, 9 होती है। मतलब किसी भी बच्चे से पूछूं तो मुझे उनका आंसर सेम मिलेगा। कोई मुझे 11 नहीं कहेगा। 11 क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि सर ये 10 से छोटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, 11 10 से बड़ी होती है। तो मुझे यहाँ पे सबका आंसर क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9, ठीक है, सबने एक जैसा आंसर दिया। दूसरा, अगर बच्चों यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लाता हूं, मतलब डेली लाइफ का, तो क्या, भारत की नदियां। अब भारत की नदियां फिक्स है, बच्चे कहेंगे सर ये उदाहरण आप क्यों दे रहे हो। मैं अभी इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा, धीरे धीरे पर्दा उठाऊंगा हर चीज से। तो भारत की नदियों की अगर बात करें तो आप यहाँ पे फिक्स है कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं। आप बोलोगे सर गंगा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है बच्चों गंगा। फिर अगर मैं बात करूं सर यमुना है, मैं बिल्कुल बोलूंगा सही बोले यमुना है। उसके बाद आप कहेंगे सर सरस्वती है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। अलकनंदा है, बिल्कुल है, ये भारत की नदियां हैं। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर नील नदी भारत की नदी नहीं है, वो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब ये पहले से ही परिभाषित है चीजें, ये पहले से ही परिभाषित है। अगर इन 2 एग्जाम्पलों में किसी को कोई, उदाहरणों में किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे हिसाब से इस तीसरे उदाहरण में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि क्या है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये तो आप किसी से भी पूछ लो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपको हर कोई बता देगा कि ए ई आई ओ यू। मतलब ये जो 5 यहाँ पे चीजें हैं, स्वर हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, फिक्स कर रखा है। अगर मैं कहूं विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, अब आपको पता है विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों में कौन कौन से आएंगे, समकोण त्रिभुज आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज आएगा, विषम बाहु त्रिभुज आएगा। ये सब क्या है बच्चों, पहले से ही डिसाइडेड है, ये पहले से ही डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो अवयव पहले से ही परिभाषित है, उन अवयवों को हम क्या कहते हैं बच्चों, सुपरिभाषित अवयव, ठीक है। इनको हम अवयव भी कह सकते हैं, वस्तुएं भी कह सकते हैं, ठीक है, हम वस्तुएं भी कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं, सदस्य भी कह सकते हैं। तो घबराना नहीं है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज की बात करूं तो बच्चा आपको जैसे मैंने बताया कौन कौन सा, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, इस तरीके से। अब आपको मैं कुछ और उदाहरण ला रहा हूं यहाँ पे। अगर बच्चों यहाँ पे मैं उदाहरण वही आपकी डेली लाइफ से, मैं अगर यहाँ पे आपको कहूं कि भारत के महान 5 गणितज्ञ, तो हर कोई अपने हिसाब से आंसर देगा। अगर कोई तो ये कहेगा कि मैं भारत का महान गणितज्ञ हूं, ठीक है, मुझे बहुत गणित आती है। किसी टीचर से पूछो तो वो पूछता है मेरे से ज्यादा मैथ कोई पढ़ा सकता है क्या।
अरे मैं नहीं बोलता बच्चों, मैं कोई महान गणितज्ञ नहीं हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी को अलग अलग कहें तो हर कोई जवाब अलग अलग देगा। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल उठाऊं, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि चलो बच्चों बताओ, भारत के खूबसूरत लोग, भारत के खूबसूरत लोग, तो बच्चे क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर मेरे मम्मी पापा सबसे खूबसूरत है, कोई लेगा जवाब किसको? सर प्रियंका चोपड़ा बहुत खूबसूरत है, सर आलिया भट्ट बहुत खूबसूरत है। मुझसे अगर पूछोगे जवाब तो भारत के खूबसूरत कौन से हैं लोग, मैं कहूंगा बच्चों अब्दुल कलाम, ठीक है। अगर मेरे से पूछो तो सचिन तेंदुलकर। तो मेरे नजर में भारत के खूबसूरत लोग ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैं कुछ और आंसर देता हूं, कोई बच्चा कुछ और आंसर देता है, दूसरा बच्चा कोई और आंसर देता है। तो ये जो बच्चा अवयव होते हैं ये सुपरिभाषित नहीं है। इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 4 एग्जाम्पल थे, 5वां मैंने कहा भारत के खूबसूरत लोग। या मैं आपको कहूं 6th एग्जाम्पल, विश्व के महान क्रिकेटर। अब तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, विश्व के महान क्रिकेटर, हर किसी का क्रिकेटर महान अपना अपना अलग होता है। मेरी नजर में अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं सचिन तेंदुलकर कहूंगा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी से पूछता हूं तो वो कहेगा कि रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉन अपने यहाँ पे महान बताएंगे। श्रीलंका में अगर मैं किसी से पूछता हूं तो वो अपने लोगों को महान बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई पहले से ही परिभाषित नहीं है, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, पहले से ही डिफाइंड नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। जी हाँ बच्चों, वेल डिफाइंड नहीं है। सुपरिभाषित नहीं होना मतलब वेल डिफाइंड नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि जो यहाँ पे भारत के लोग आएंगे, अवयव आएंगे, वो सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ओके, चलिए अगर यहाँ पे बच्चों में बात करूं महान क्रिकेटरों की, तो यहाँ पे भी बच्चा ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन खूबसूरत है, और हम ये नहीं बता सकते कि कौन महान क्रिकेटर है, सुपरिभाषित नहीं है। चलिए यहां तक अगर हमने बात की, अब सर आपने ये जो इतने उदाहरण दिए क्यों दिए, अब हम बात करेंगे समुच्चय की। समुच्चय क्या होता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं का, ध्यान रखना बच्चों, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। जी हाँ बच्चों, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, मतलब सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय। क्या कहलाता है? समुच्चय, जिसको हम सेट के नाम से भी जानते हैं। समुच्चय जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं बच्चों? सेट के नाम से भी, ठीक है, सेट या समुच्चय। ध्यान रखना, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कोई सा भी अवयव ले लूं, ए ले लूं, ठीक है ना, उदाहरण लेता हूं कुछ, ए ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या? प्राकृत संख्याएं। मैंने क्या ले ली बच्चों? प्राकृत संख्याएं। अब यहाँ पे अगर मैं प्राकृत संख्याओं की बात करूं, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है बच्चों? यहाँ पे अगर मैं ए से इसको व्यक्त करूं, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए? एन, क्योंकि प्राकृत संख्याओं को हम क्या लिखते हैं बच्चों? एन, नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन मैंने ए लिया है तो यहाँ पे मैं इसको ए ही रहने दूंगा। अब प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है बताइए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं यहाँ पे किसी से भी पूछूं, मुझे आंसर यही मिलेगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैंने कोई ए यहाँ पे या बी की बात करूं, बी मैंने समुच्चय लिया और मैंने बी क्या बोल दिया?
समप्राकृत संख्याएं। अब समझ में आ रहा है, समप्राकृत संख्याएं क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, 8 होंगी। मतलब यहाँ पे बच्चों जो सुपरिभाषित है, पहले से ही परिभाषित है, उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? उनके संग्रह को क्या कहेंगे हम? या मतलब इकट्ठा जो करेंगे उन चीजों को, उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। नाम में ही पता चल रहा है, समुच्चय मतलब संग्रह। संग्रह किसका? संग्रह किसका? सुपरिभाषित अवयवों का या वस्तुओं का। यहाँ पे वस्तुएं भी बोल सकता हूं, अवयव भी बोल सकता हूं बच्चों, या फिर क्या बोल सकता हूं? सदस्य भी बोल सकता हूं। घबराना नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको दे दिया, जैसे प्राकृत संख्या है। अगर मैं कहूं, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत एग्जाम्पल है। मैं कहूं वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर। अगर यहाँ पे बच्चों मैं क्या कह दूं? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है? माइनस अनंत से अनंत। तो इन सब का संग्रह मुझे पता है कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, इनमें कौन कौन से अवयव आएंगे। हाँ, काल्पनिक नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या है, ठीक है। पहले से ही परिभाषित हो, उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो चलिए, यहाँ पे बच्चों पहला अगर मैं एग्जाम्पल कहूं तो मैंने आपको ये बता दिया, सेकंड मैंने रियल नंबर बता दिया, तीसरा बच्चों, तीसरा मैं क्या कह देता हूं? मैं आपको यहाँ पे क्या कह दूं कि विषम संख्या है, ठीक है ना। विषम प्राकृत संख्या, चलो विषम प्राकृत संख्या भी आप क्या कर लेंगे? सारी बता देंगे, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, जो कि आगे। अगर मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, जो हमने आगे पढ़ा था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वरों की बात करूं तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये सारे जो यहाँ पे अवयव पहले से ही सुपरिभाषित है, इनको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। तो आपको क्लियर हुआ समुच्चय का मतलब? वस्तुओं, अवयवों या सदस्यों का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। समुच्चय कहलाता है, जिसको हम सेट भी बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है, इसके ये एग्जाम्पल्स है। चलिए, अगर बच्चों यहाँ पे मैं बात करूं किसकी? अब मैं बात करूंगा कि समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं। ध्यान रखना, समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर से। समुच्चय को प्राय हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। आपने पढ़ा होगा, चलिए मैं आपको कुछ बच्चों यहाँ पे संख्याएं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो वो ध्यान रख लेना। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, जल्दी से बच्चों इसको लिखना। जिसको आती हो अच्छी बात है, जिसको नहीं आती नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें बेसिक भी तो अपना क्लियर करना है। हमें यहाँ पे बच्चा 12th के बाद 11th को भी क्लियर करना है, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता दूं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो काउंटेबल हो, जिनको गिना जा सकता है, वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या, इनको मैं कैपिटल लेटर से लिख रहा हूं, देखो कैपिटल N। अगर मैं आपसे कहूं कौन सी? पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। अगर बच्चों पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इसको वोल नंबर कहते हैं, और वोल नंबर में क्या आ जाता है? 0 ऐड हो जाता है। 3, 4, 5 इस तरीके से ये चलता जाएगा। पूर्ण संख्याओं के बाद आता है बच्चों पूर्णांक संख्याएं। क्या आता है? पूर्णांक संख्याएं। घबराने का नहीं, पूर्णांक संख्याएं मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इंटीजर, जिसको मैं जेड से भी व्यक्त करता हूं। अब यहाँ पे बच्चों क्या क्या आएगा? नेगेटिव नंबर भी आएंगे, याद रखना। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। अब यहाँ पे बच्चों -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये सारे कौन से अवयव है? ये इंटीजर नंबर है, ठीक है। सॉरी, कौन सा समुच्चय? इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है। अगर मैं आगे और चलूं, देखो कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे ये जो है ना, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है बच्चों? ये अवयव हैं, इनको हम वस्तुएं भी कहते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ अंदर नजर आ रहे हैं, जो संख्याएं भी हो सकती है, किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए,
अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इससे आगे कौन सी होती है बच्चों? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अगर मैं परिमेय संख्याओं की बात करूं तो इसको हम Q से व्यक्त करते हैं और इसको बच्चा P बाय Q की फॉर्म में लिखते हैं। Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। जानते हो इसमें जितनी भी संख्या आएगी सारी की सारी क्या है? समुच्चय कहलाएगी। ठीक है ना, मतलब ये समुच्चय कहलाएगा। जितनी भी संख्या होगी ये इसके समुच्चय में होगा। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर्स का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 सारे अवयव आ जाएंगे। इसके अगर बात करूं तो बच्चा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को भी आप किससे व्यक्त करते हो? वास्तविक संख्या को भी आप कैपिटल लेटर से। वास्तविक संख्या को भी आप किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? कैपिटल लेटर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर। तो वास्तविक संख्याएं जो कि क्या है बच्चों? कैपिटल आर। और ये क्या होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत, सारी संख्या आ जाती है इसमें। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या था? समुच्चय था। इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर या अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, जो ये इसके अंदर जो अवयव है, इसके अंदर जो अवयव है उनको हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल लेटर से, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। ध्यान रखना, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। सिंपल सा बच्चों, यहाँ पे अगर एक एग्जांपल दें तो अभी अभी बताया था, कौन सा? स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ए बराबर कितना था बच्चों? ए ई आई ओ यू। क्या हमने ऐसा लिखा? क्या हमने ये बच्चा लिखा था? बिल्कुल लिखा था। तो क्लियर है यहाँ पे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया बच्चों कि समुच्चय। समुच्चय बच्चा क्या होता है इसके बारे में बता दिया। इसके बाद इसको कैसे निरूपित करते हैं हम, कैसे बच्चों समुच्चय को लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, और इनमें उपस्थित अवयवों को क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी? अब समुच्चय को हम निरूपित कैसे करेंगे। ठीक है, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समुच्चय को। ध्यान रखना, समुच्चय को निरूपित करने के लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए दो विधियां हैं। पहली कौन सी विधि है बच्चों? रोस्टर फॉर्म या रोस्टर विधि। रोस्टर रूप, ध्यान रखना, रोस्टर रूप, या इसको दूसरा नाम क्या है? सारणिकबद्ध रूप। रोस्टर रूप या इसका दूसरा नाम है बच्चों सारणिकबद्ध रूप। आप इंग्लिश में देख सकते हैं क्या है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, कभी किसी इंग्लिश में अगर आपको कहीं जरूरत पड़ जाए तो आपको यहाँ पे ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये पहली विधि हो गई, रोस्टर रूप। क्या होता है इसमें सब कुछ बताऊंगा मैं, आराम से बताऊंगा सारी चीजें। सेकंड जो यहाँ पे विधि है वो क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को हम किस नाम से भी जानते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। किस नाम से भी जानते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ध्यान रखना, समुच्चय को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है बच्चों समुच्चय निर्माण रूप। इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे समुच्चय निर्माण रूप बनाते, बच्चों को नहीं आता। 12th पास करने के बाद भी बच्चे किसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, या क्वेश्चंस में कभी आ जाता है, प्रश्नों में आ जाता है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चों मुझे समय लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। चले आगे, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे? रोस्टर रूप की। ठीक है, अब रोस्टर रूप में क्या होता है? रोस्टर रूप में बच्चा अवयवों को कैसे पृथक करते हैं? अर्धविराम, कोमा लगा के। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख रहा था बहुत देर से, अगर आप मुझे देख रहे होंगे, ए बराबर, उदाहरण दे रहा हूं बच्चों डायरेक्ट, यहाँ पे रोस्टर रूप में कैसे व्यक्त करते? अवयवों को, अवयवों के क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। जी हाँ बच्चों, कोमा लगाते हैं। तो ए ई आई ओ यू, ये क्या कर रहा है? ये रोस्टर रूप को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है बच्चों? रोस्टर रूप को। ध्यान रखना, सिंपल सा है, अवयवों को सारणिक रूप में लिखते हैं, अवयवों को एक श्रेणी रूप में लिखते हैं, और इनके बीच में अर्धविराम या कोमा लगा के इसको मंझले ब्रैकेट से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने देखा होगा नेचुरल नंबर,
बच्चों अभी अभी देखा था नेचुरल नंबर क्या किया था, 1 2 3 4 5 ये सब कर रहे थे और इनको क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, मंझले ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया था, इनको बंद कर दिया था। तो ये क्या होता है बच्चों, रोस्टर रूप। क्या होता है ये, रोस्टर रूप, ध्यान रखना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सारणिकबद्ध रूप से। ओके, अब यहाँ पे मैं और भी उदाहरण दूं आपको, ये उदाहरण फर्स्ट, ये उदाहरण सेकंड, और यहाँ पे बच्चों अगर मैं थर्ड की बात करूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि कोई समुच्चय बी है, ठीक है, बी किसको व्यक्त कर रहा है, बी किसको व्यक्त कर रहा है, मैं बोलूं विषम प्राकृत संख्याओं को, विषम प्राकृत संख्याओं को, विषम प्राकृत संख्याओं को। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो आप यहाँ पे b बराबर क्या कहेंगे, सबसे पहले मंझला ब्रैकेट, फिर यहाँ पे विषम प्राकृत संख्याओं, b विषम प्राकृत संख्याओं को व्यक्त करता है, मैंने b लिख दिया, विषम प्राकृत संख्याओं को व्यक्त करता है। अब इसका रोस्टर रूप बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया बच्चों, विषम प्राकृत संख्या है, 1 3 5 7 9, ये क्या होगा बच्चों, सारी की सारी यहाँ पे क्या है, ये विषम प्राकृत संख्या है। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल एग्जांपल उठाए हैं रोस्टर रूप को व्यक्त करने के लिए। रोस्टर रूप को व्यक्त करने के लिए हमने क्या क्या बच्चों यहाँ पे लिखा, नेचुरल नंबर हो गया, वोल नंबर हो गया, या यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कौन से वाले बच्चों, इंटीजर्स, इंटीजर्स भी क्या है, रोस्टर रूप को व्यक्त कर रहा है। विषम प्राकृत संख्या है आपके सामने है। तो ये सारे उदाहरण किसको व्यक्त करते हैं, रोस्टर रूप को। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, अवयवों को अवयव बोल दूं, वस्तुएं बोल दूं, ठीक है, या फिर सदस्य बोल दूं। सदस्य जैसे हमारी फैमिली के कोई सदस्य होते, इसी तरीके से समुच्चय के जो यहाँ पे अवयव होते, उनको हम उस समुच्चय के सदस्य भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और अब किसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप। इसमें बच्चों को आती है बहुत ही समस्या, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणधर्म रूप, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि समुच्चय निर्माण रूप का बच्चों इंग्लिश में नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अवयव जो होते हैं किसके, किसी समुच्चय के, किसी समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनमें क्या होता है, समान गुण होता है, उनमें क्या होता है, समान गुण होता है। तो ध्यान रखना किसी भी अवयव को, ध्यान रखना जो यहाँ पे, तो किसी भी समुच्चय को किसी चर से व्यक्त करके और उस समान गुण को उस चर के सापेक्ष लिखते हैं। बच्चे कहेंगे सर नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर था, उदाहरण के सहित बताऊंगा, उदाहरण सहित बताऊंगा। नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्या है बच्चों, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्राकृत संख्या है। ये कौन सा वाला रूप है, यहाँ पे ये है रोस्टर रूप है। ये बच्चों क्या है, यहाँ पे रोस्टर रूप है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसको मुझे यहाँ पे किसी समुच्चय के रूप में व्यक्त करना है। इसी को ही मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया ए, ठीक है, ए बोल दिया। और यहाँ पे इस समुच्चय में इनके समान गुण क्या नजर आ रहे हैं आपको, ये नेचुरल नंबर है, सिंपल सा। तो यहाँ पे बच्चों में क्या लिखता हूँ, एक्स लिखता हूँ। और यहाँ पे ये जो दो डॉट दिख रहे हो इसको हम कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे बच्चों, एक्स मतलब यहाँ पे कोई चर। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स यहाँ पे क्या है बच्चों, एक प्राकृत संख्या है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर कैसे लिख सकता हूं बच्चों, एक्स और यहाँ पे एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। ओके, अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या लिखा है आपने, ये बीच में क्या आ रहा है। तो ध्यान रखना, इसको तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉलन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। और ये होता है बिलोंग्स टू, ये क्या होता है बच्चों, बिलोंग्स टू,
ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग टू भी बोल सकते हो, बिलोंग्स टू भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स जो है एन का अवयव है, एक्स एन का अवयव है, इसका मतलब ये होता है x जो है n का अवयव है। n मतलब यहाँ पे जो n समुच्चय है, n जो यहाँ पे समुच्चय है, इसका अवयव कौन सा है, x है। ठीक है, अवयव को निरूपित करता ही है। किसी भी अवयव को किसी समुच्चय में निरूपित करने के लिए, किसी भी अवयव को किसी, ध्यान रखना, किसी भी अवयव को किसी समुच्चय के लिए निरूपित करने के लिए हमें इस बिलोंग्स टू या इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं एक और उदाहरण लूंगा, एक हो गया यहाँ पे बच्चों, ये दूसरा उदाहरण ले लिया। अब यहाँ पे मुझे एक समुच्चय व्यक्त करना है बी, ठीक है, बी को मैंने क्या लिख दिया, एक्स, कोई यहाँ पे मैं चर लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या करता हूं, कोलन लगाता हूं और मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ओके, और यहां से बच्चों में यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और मैंने बोल दिया कि एक्स दी गई समीकरण के, एक्स दी गई समीकरण के मूल है। ध्यान रखना, मैं इनको किसी गुण से व्यक्त करूंगा, मैं यहाँ पे अवयव नहीं लिखूंगा, मैं इन अवयवों को किसी एक गुण से व्यक्त करूंगा। यहाँ पे कह रहा है एक्स दी गई समीकरण के मूल है। अब यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, अगर इसको सोल्व करते हो आप तो यहाँ पे कौन कौन से अवयव आएंगे, सिंपल सा मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से बच्चों x बराबर कितना आया, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। तो आपको पता है समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव आएंगे, यहाँ पे समुच्चय बी में बच्चों अवयव आएंगे, एक आएगा माइनस 2, एक आ जाएगा प्लस 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहां से अवयवों को लिख सकते हैं। आपको पता है हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया, हमने ये समुच्चय निर्माण था, इस समुच्चय निर्माण को हमने रोस्टर रूप में परिवर्तित कर दिया। किस में परिवर्तित कर दिया, रोस्टर रूप में। ठीक है, समुच्चय निर्माण क्या होता है, अब बच्चों को समझ में आया होगा। समुच्चय निर्माण क्या होता है बच्चों, किसी भी समुच्चय में उपस्थित अवयवों को उनके एक गुण से व्यक्त करना। ठीक है, उनके एक गुण से व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पे x लिखा और x को बच्चा किससे हमने यहाँ पे व्यक्त किया, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो x को हमने किससे व्यक्त किया, नेचुरल नंबर से, क्योंकि यहाँ पे x क्या बता रहा था, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को बता रहा था ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बच्चों में कहूं ना, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप का देके आपको रोस्टर रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण, अगर मैं बात करूं समुच्चय को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, पहला क्या होता है, रोस्टर रूप, और दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पे बच्चों दो उदाहरण है, आपने ये चीजें पढ़ रखी है, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा नहीं रुकेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण में परिवर्तित करते हैं और कैसे समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में परिवर्तित करते हैं। ओके, चलिए, तो पहला हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। ए बराबर, एक समुच्चय दे रखा है यहाँ पे, ए बराबर क्या है, 2, 5, 10, 17, 26 को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करिए। ये बच्चों कौन सा वाला रूप है, ये है यहाँ पे रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। कैसे पता चला मुझे कि ये रोस्टर रूप है, क्योंकि यहाँ पर अवयवों को पृथक किया जा रहा है कोमा लगा के और उनको एक श्रेणी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इनका गुण ढूंढता हूं। ए बराबर, क्या मुझे कुछ नजर आ रहा है, मैंने देखा यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1। यहाँ पे आ रहा है 5, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखा 4 + 1। यहाँ पे देखता हूं 10,
10 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 9 + 1। तो मुझे कुछ कुछ तो समझ में आया, कुछ कुछ तो यहाँ पे समान चीजें आ रही है। क्या आपको भी बच्चों समझ में आया? क्या आपको भी पर्दा उठा? आपके दिमाग में चमका या नहीं चमका? कौन सा गुण नजर आ रहा है हमें? 25 + 1 26। यहां रुक गए। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि यहाँ पे इस 1 का स्क्वायर +1 हो रहा था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर +1 हो रहा था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर +1 हो रहा था, 16 में 4 का स्क्वायर, जी हाँ बच्चों 4 का स्क्वायर +1, क्योंकि यहाँ पे 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, और 25 में बच्चों 5 का स्क्वायर +1। ओके, क्लियर है सबको? अब यहाँ पे कैसे करें सर? कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे मुझे समुच्चय निर्माण में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है? समुच्चय निर्माण में। समुच्चय निर्माण में क्या करते हैं? सबसे पहले अचर करते हैं। यहाँ पे अचर बच्चों मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया? अचर लिख दिया कोई सा भी, सॉरी चर, अचर नहीं चर, ठीक है ना ये। तो यहाँ पे बच्चों चर लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे कॉलन लगा दिया, ठीक है। एक डंडी भी खींच देते हैं या यहाँ पे इस तरीके से भी हम कॉलन लगा सकते हैं। अब देखना बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? x बराबर कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया? n² + 1। मैंने कहा कोई समस्या नहीं है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने कहा हो गया? बच्चों ने कहा हाँ सर हो गया। मैंने कहा अरे थांबा, रुको बच्चों, अभी रुको, अभी नहीं, यहाँ पे चीजें अभी क्लियर नहीं हुई। अगर आपने यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे छोड़ के चले गए तो समस्या हो जाएगी। यहाँ पे n का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5, फिर 6 भी रखेंगे, 7 भी, ये तो चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो स्टॉप कर रखा है, यहाँ पे तो सिर्फ 5 तक बच्चों रख रखा है। तो मुझे यहाँ पे n को डिफाइंड करना पड़ेगा। n की वैल्यू कहां से कहां तक हमने ली है? n की वैल्यू बच्चों हमने लिए 1 से ली कहां तक? 5 तक। हमने यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू कहां से कहां तक ली? 1 से लेके कहां तक? 5 तक। अब मेरा यहाँ पे ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा कौन सा? समुच्चय निर्माण रूप। पूरी तरीके से कंप्लीट है। क्या बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपका आ जाएगा? देखना, सबसे पहले चर लिखोगे, चर को बच्चा यहाँ पे जो भी गुण है उसको यहाँ पे रख दोगे। उसके बाद n की जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको व्यक्त करके आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? समुच्चय निर्माण रूप। आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि क्या समुच्चय निर्माण रूप से हम रोस्टर रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, समुच्चय दे रखा है, एक उदाहरण देखते हैं। और यहाँ पे ये कौन सा वाला रूप है? ये कौन सा रूप है? यहाँ पे बी समुच्चय दे रखा है। ये है समुच्चय निर्माण रूप। मुझे देखते ही पता चल रहा है समुच्चय निर्माण रूप। ये बच्चों मुझे यहाँ पे देखते ही पता चल गया। कैसे पता चला? कि सर यहाँ पे ये x² कर रखा है, किसी चर से व्यक्त कर रखा है, और x को क्या लिख रखा है? कि 4 से कम होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। x का मान 4 से कम होना चाहिए। और x क्या है यहाँ पे? वोल नंबर है। x क्या है यहाँ पे? वोल नंबर है। वोल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या है। तो देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे b दिया हुआ है और b में अवयव कौन सा है? x² है। लेकिन कंडीशंस लगा दी कि x का मान कभी भी 4 से ज्यादा मत ले जाना। x का मान 4 से ज्यादा नहीं ले जाना, ठीक है। अब मैंने देखा कि x मुझे क्या, किसको व्यक्त कर रहा है? वोल नंबर को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे x² का स्क्वायर मतलब वोल नंबर है x क्या है यहाँ पर? x यहाँ पर क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x एक पूर्ण संख्या है। ओके,
तो पूर्ण संख्याओं में कहां से स्टार्ट करूं? 0 से। चलिए 0 का मैंने कर दिया स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। चलिए 0 ले लिया। फिर क्या लूं? 1 ले लूं। 1 का कर दूंगा स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखूं। मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी कर दिया। अब क्या रखूं? 4 रखूं? 5 रखूं? बच्चे कहेंगे थांबा सर, रुको, भावनाओं में मत बो, अभी रुकिए। अभी यहाँ पे देखिए तो सही, x 4 से कम है। x 4 से कम है। अगर x 4 से कम है तो कहां तक होगा x? क्योंकि 4 से कम पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अगर बच्चा मैं संख्या रेखा बनाऊं, यहाँ पे x बनाऊं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे बच्चों -1, या तो आएगा ही नहीं। ये तो क्या होती है बच्चा? होल नंबर होता ही नहीं है। कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 से कम बच्चा क्या आया? यहाँ पे 3। तो मैंने x का मान 3 रखा और मैंने भावनाओं को कंट्रोल करते हुए यहां से ये कोमा हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया? आपका b की वैल्यू आ गई, b समुच्चय की वैल्यू आ गई 0, 1 और 9। क्या बच्चा समझ में आया? अरे यहाँ पे बच्चों क्या हुआ? सर 2, अरे सर 2 तो लगाओ, 2 भूल गए। बिल्कुल बच्चा, यहाँ पे क्या भी लगेगा? यहाँ पे 2 भी लगेगा। जी हाँ, मैं यही चाहता था। 1, 2, 3 और 0। तो 0, 1, 2 लगा, 2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे सिंपल कि ये बी समुच्चय क्या आ गया? रोस्टर रूप आ गया। क्या हो गया बच्चों? ये रोस्टर रूप। ओके, चलिए यहां तक क्लियर है सबको? तो हमने यहाँ पे देखा कि हम समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे पहले हमने देखा कि रोस्टर रूप को हम किस में व्यक्त कर सकते हैं? समुच्चय निर्माण रूप में। किसी को कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर हुआ? 4 से कम कौन कौन सी संख्या आती है होल नंबर में? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से कम दे रखा है। अगर यहाँ पे मुझे दे रखा होता x 4 से कम और 4 के बराबर, तो बच्चा मैं उस कंडीशंस में क्या करता? यहाँ पे क्या इसका मतलब होता? x का मान क्या हो जाता बच्चों? 4 से कम, 4 से कम और बराबर। और क्या होता बच्चों? बराबर। ध्यान रखना, 4 से कम और 4 के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है? 4 से कम। इसलिए मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे कि यहाँ 4 नहीं आएगा, 3 तक संख्या आएगी। ओके, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें बात करूं तो बच्चों यहाँ पे हम समुच्चयों के प्रकार की बात करेंगे। समुच्चयों के प्रकार की बात करेंगे तो इसको बच्चा हम थोड़ा सा जल्दी से लेने वाले हैं, क्योंकि आप जानते होंगे जितना जरूरत होगा उतना मैं बताऊंगा बच्चों, और आपको चीजें क्लियर होंगी, डेफिनेटली क्लियर होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम किसकी बात करते हैं? रिक्त समुच्चय की, क्योंकि अधिकतर जगहों पे काम आता है, इसलिए मुझे ये बताने बहुत जरूरी है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय बच्चों आपको पता होना चाहिए वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। सिंपल, अगर मैं कोई रिक्त समुच्चय है a बराबर, तो इसको बच्चा मैं या तो फाई बोलता हूं या किससे व्यक्त करता हूं? इस तरीके से। तो नाम में ही पता चल रहा है रिक्त। रिक्त मतलब बचपन में पढ़ते थे रिक्तिस्तान, रिक्तिस्तान बड़ो मतलब खाली जो स्थान होता था, मतलब यहाँ पे एक भी अवयव नहीं होगा। तो सिंपल तो बच्चों जो यहाँ पे मेन चीज है ये क्या होता है? ये फाई होता है। क्या होता है बच्चों? फाई। तो रिक्त समुच्चय को हम फाई से व्यक्त करते हैं, या फिर इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में और कुछ भी यहाँ पे अवयव नहीं आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? समझ में आया सबको? चलिए, अगर रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल दूं तो मैं आपसे अगर पूछूं कि कक्षा 11वीं में उपस्थित 12वीं का विद्यार्थी, कक्षा 11वीं में उपस्थित 12वीं का विद्यार्थी, इसमें कितने अवयव आएंगे? सर 11वीं में कैसे आ सकता है 12वीं का विद्यार्थी? मतलब
ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय, एक भी अवयव नहीं आएगा। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं और इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है। तो क्लियर, बस आपको याद करने की इतनी जरूरत है कि रिक्त मतलब खाली, मतलब फाई से व्यक्त करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट में, और कोई सा भी अवयव नहीं होता। ठीक है, सेकंड बात करें, अगर हम सेकंड बात करते हैं बच्चों समुच्चय की, तो इसमें होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को हम सिंगलटन सेट के नाम से भी जानते हैं। अब नाम में ही पता चल रहा है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, वह समुच्चय। ध्यान रखना बच्चों, वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे उदाहरण के लिए ये ए हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं और उदाहरण दूं बच्चों, तो समुच्चय बी में लिखता हूं। समुच्चय बी में मैंने कोई सा भी अवयव ले लिया, -3 ले लिया, मतलब एक ही अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही अवयव। अगर मैं यहाँ पे बच्चों ये एग्जांपल दिया, ये दिया, अब सी की बात करूं, मैंने यहाँ पे समुच्चय निर्माण से बता रहा हूं। यहाँ पे बच्चों एक्स लिखा, ठीक है, एक्स लिख दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स का मान कहां से कहां तक है बच्चों, एक्स का मान है 4 से 2 के बीच में। एक्स का मान 4 और 2 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे आपका जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है। एक्स यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ बच्चों क्या ये सिंगलटन सेट होगा, ये एकल समुच्चय होगा। 2 से ज्यादा, एक्स का मान 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा की बात करें तो सर नेचुरल नंबर में 2 से ज्यादा होता है 3, 4, 5, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या कह दिया यहाँ पे, 4 से छोटा। तो आपको पता है समुच्चय सी में कौन कौन सा अवयव होगा। समुच्चय सी में बच्चा कौन सा अवयव हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है, 3 होता है। आई होप आपको बच्चों चीजें क्लियर हुई होगी। तो रिक्त में बच्चों एक भी समुच्चय नहीं, एक भी अवयव नहीं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एकल समुच्चय में, इसमें क्या होता है, एक अवयव होता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है बच्चा, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैं कोई उदाहरण लूं, ए, मैं कह दूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, मतलब अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित। बच्चों ध्यान रखना, अवयवों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अवयवों की संख्या सीमित होनी चाहिए, सीमित, ठीक है, फाइनाइट। ओके, फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब हम यहाँ पे अवयवों को देख सके। तो यहाँ पे AEIOU ये सब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये सीमित समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। अगर मैं यहाँ पे और एग्जांपल ले लूं, और एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं तो आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे बच्चों समुच्चय बी, अगर मैं एक उदाहरण और ले लूं, ये उदाहरण यहाँ पे एला ले लिया, ठीक है। सेकंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं बी की, तो यहाँ पे कुछ भी मैं ले लूं, 1, 2, 3, ये क्या है बच्चों, ये एक परिमित समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। परिमित समुच्चय की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना अवयवों की संख्या सीमित होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आता है परिमित समुच्चय की कोटि। ध्यान रखना बच्चों, परिमित समुच्चय की कोटि, परिमित समुच्चय की कोटि, कोटि का मतलब होता है कि किसी परिमित समुच्चय में जितने अवयव होंगे, जी हाँ, जितने अवयव होंगे वह उसकी कोटि कहलाएगा, ठीक है। परिमित समुच्चय की कोटि का मतलब है बच्चों कितने अवयव उपस्थित है, कितने अवयव उपस्थित है। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं NA की बात करूं तो NA कितना है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों में NB की बात करूं, इस B में कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, यहाँ पे कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, तो 3। इसको बच्चा हम ध्यान रखना समुच्चय से व्यक्त करते हैं, NA भी लिखते हैं, ठीक है। NA मतलब समुच्चय A में उपस्थित अवयवों की संख्या।
कोटि बच्चे घबरा जाते हैं कि सर कोटि क्या है, कुछ भी नहीं है बच्चों, अवयवों की संख्या किसी भी समुच्चय में क्या कहलाता है, उसकी कोटि कहलाती है। क्या कहलाता है, उसकी कोटि कहलाती है। ये सब आप 11th में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आपको एज ए नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि सारी कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय, अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, अनंत। अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों, अनंत। अवयवों की संख्या अनंत हो तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको हम अपरिमित कहते हैं, इनफाइनाइट हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4, यहाँ पे बच्चों आपको पता नहीं है कितने अवयव है, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कितने अवयव हैं, देन क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बच्चा हम कैसे व्यक्त करते हैं, सारे अवयव हम नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे डैश 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 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये डैश डैश डैश, और इसको हम अपरिमित को व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ। जहां पर अवयवों की संख्या कितनी हो, अनंत हो, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट। ओके, क्लियर है सबको, ध्यान रखना, क्लियर है। काउंटेबल नहीं हो नंबर, अनंत तक जाए। चलिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो समान समुच्चय, नाम में ही पता चल रहा है कि समान हो, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या के साथ साथ अवयव भी समान हो। जहां पर अवयव समान हो उनको हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय। इसका एक उदाहरण बच्चों यहाँ पे लेता हूं। पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वह समुच्चय जिनमें अवयव समान हो, समान हो, ठीक है। दो ऐसे समुच्चय होने चाहिए जिसमें अवयव क्या हो बच्चों, समान हो। जैसे यहाँ पे ए मैंने ले लिया, ए ले लिया मैंने यहाँ पे 2 3 5, ठीक है। समुच्चय बी यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, समुच्चय बी को मैंने x लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x एक 30 से विभाजित होने वाली, 30 से विभाजित होने वाली अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब बच्चों इसमें आपको दिमाग लगाना आना चाहिए, आपको दिमाग लगाना आना चाहिए कि 30 से विभाजित होने वाली अभाज्य संख्या, 30 से विभाजित होने वाली, 30 से विभाजित कौन, 2 को भी करेगा, 2 भी करेगा विभाजित, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब बच्चों को पता होना चाहिए कि सर अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो क्या हो, स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो। अभाज्य संख्याओं का बच्चों पता करना क्या होता है, 2 होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 3 5 या फिर 7 या फिर बच्चों 8 9 10 नहीं होगी, 11 13, ये सब क्या है बच्चों, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 से स्टार्ट होती है, और अभाज्य संख्या में सिर्फ एक संख्या होती है जो सम होती है। एक संख्या जो होती है वो सम होती है, वो कितनी है, 2। कितनी है बच्चों, 2। क्लियर है सबको, यस और नो, जल्दी बताइए। चलिए तो यहाँ पे क्या ए और बी समान समुच्चय। अगर यहाँ पे बच्चों में बी को लिखूंगा तो बी में कौन कौन सा अवयव लिखूंगा, बी में अवयव में कौन सा लिखूंगा, ये 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों 6 को अगर मैं लिखता हूं तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ए में भी वही अवयव आ रहे हैं जो बी में आ रहे हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे बच्चों, ए बराबर बी। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बराबर बी। अब यहाँ पे लास्ट जो यहाँ पे समुच्चय आएगा उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान लगभग सेम है, दोनों का जैसे नाम जो होता है वो समान देख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है समान समुच्चय, और यहाँ पे को जो नया आया वो तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय क्या होता है बच्चा, वह 2 तुल्य समुच्चय होंगे जिनमें
दोनों की कोटि समान हो, दोनों की कोटि समान हो। ठीक है, अगर यहां पे मैं कहूं दो समुच्चयों की कोटि, दो समुच्चयों की कोटि समान हो, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे दोनों की कोटि समान होती है तो आप डेफिनेटली क्या कह देंगे, यहाँ पे आप कह देंगे कि यह समान तुल्य समुच्चय है। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बच्चे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे ए समुच्चय है, ए समुच्चय है 1 2 3। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बी समुच्चय की बात करूं और वो है ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब यहाँ पे बच्चों इसकी कोटि की बात करें, ये तभी काम आता है ये सब कोटि वगैरह। अब एन ए में कोटि कितनी है 3, बी में कोटि कितनी है बच्चों जल्दी से बताइए, बी में कोटि है 3। तो यहाँ पे बच्चों एन ए बराबर अगर एन बी हो जाए तो मैं डेफिनेटली क्या कहूंगा, यहाँ पे बच्चों मैं क्या कह दूंगा, ये कैसे है, तुल्य समुच्चय है। तो आई होप बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। समुच्चयों के प्रकार में हमने सबसे पहले कौन सा समुच्चय देखा था, हमने यहाँ पे रिक्त समुच्चय देखा, फाई खाली हो, ठीक है ना, फाई से व्यक्त करते हैं। एकल समुच्चय में एक अवयव होता है, परिमित में अवयवों की संख्या सीमित होती है, कोटि इसमें किसके बराबर, जो अवयवों की संख्या हो। फिर हमने अपरिमित की बात करी थी, अपरिमित की अगर मैं बात करूं तो अवयवों की संख्या अनंत होती है, गिना नहीं जा सकता। इसके बाद बच्चों समान समुच्चय, अवयव समान होने चाहिए, अवयवों की संख्या के साथ साथ क्या होने चाहिए, समान अवयव होने चाहिए। ओके, क्लियर है। लास्ट में हमने बच्चों क्या पढ़ा था, तुल्य समुच्चय। ओके, और तुल्य समुच्चय की अगर मैं बात करूं तो दोनों की जो कोटि होनी चाहिए, अवयवों की संख्या जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। यहाँ नजर आ रहा है बच्चों सबको। चलिए अब यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे किसकी, संक्रियाओं की। हम समुच्चय की संक्रियाओं की बात करेंगे। ध्यान रखना है आपको, समुच्चय की संक्रियाओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी संक्रिया हमारे लगती है। यहाँ पे देखिए, मतलब ऑपरेशंस, जी हाँ, सेट पर हम जो ऑपरेशंस करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस का मतलब यहाँ पे इसको मैं व्यक्त करता हूं इस तरीके से। ठीक है, इसको बच्चा मैं क्या लिखता हूं, सर्वनिष्ठ। क्या होता है बच्चों ये, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। ठीक है, मतलब किन्हीं भी दो समुच्चयों के बीच में अगर मैं ये लिख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ, मतलब यहां पे लिखूंगा ए और बी का उभयनिष्ठ, ए और बी का उभयनिष्ठ। अभी इसके बारे में आगे और अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन होगा, डोंट वेरी। ए और बी का उभयनिष्ठ, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन को बच्चा हम यू से ऐसे व्यक्त करते हैं और इसको मैं लिखता हूं बच्चों संघ। इसको मैं कैसे व्यक्त करता हूं, संघ से, सम्मिलन भी कहते हैं इसको। ठीक है, संघ में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे यूनियन बी, ए या बी में से लेना। ठीक है, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो किसी में माइनस की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे बच्चों में क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं ए में से माइनस करना है बी को। ये होता है डिफरेंस, अंतर। क्या होता है बच्चों, अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। ठीक है, डिफरेंस तो आप जानते हो बच्चा क्या कहते हैं, अंतर। और यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, मतलब इसको क्या कहते हैं बच्चों, पूरक। अगर समुच्चय ए का मुझे पूरक करना है तो यहाँ पे ए डैश लगाऊंगा या ए बार लगाऊंगा। यहाँ पे ए बार भी कहते हैं, ए डैश भी बोलते हैं, या इसको मैं बोल सकता हूं ए नहीं, ए नहीं। अगर कोई समुच्चय ए में उपस्थित है तो ए डैश का क्या मतलब होगा कि वो ए डैश में नहीं होंगे। ठीक है ना, वह अवयव ए डैश में नहीं होंगे। ए डैश का मतलब उन अवयवों को हटा देना जो ए में हो, जो ए में आ रहे हैं वो ए डैश में नहीं आएंगे। क्लियर है सबको। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों एक यहाँ पे होता है कार्तीय गुणन, जो हम आगे पढ़ेंगे। दो समुच्चयों का गुणा नहीं कहूंगा, ठीक है ना, गुणा नहीं कह सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे आप बच्चों सदिश में करते हो, 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, सदिश में गुणा पढ़ते हैं, गुणा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, जल्दी बताइए।
बिल्कुल पढ़ते हैं हम गुणा, ठीक है। तो वैसी तरीके से समुच्चयों में गुणा कैसे होता है उसको हम कार्तीय गुणन कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब इन सब के बारे में तो हमने देखा कि इनमें इंटरसेक्शन था, यूनियन था। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, ए और बी का, आपने ये बहुत बार देखेंगे, ए और बी का उभयनिष्ठ, ठीक है, ए और बी में से कॉमन वाला पार्ट। यहां पे अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी, ए और बी का जो मिला हुआ पार्ट है, ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का अंतर बी में, मतलब ए के अवयव और बी के अवयव, ठीक है। अगर दोनों में कुछ अवयव समान आ रहे हैं तो जो बी में अवयव आ रहे हैं उनको आप क्या कर दो, निकाल दो। इसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा बच्चों, डोंट वेरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं मीनिंग बता रहा हूं। इसके मीनिंग क्या होते हैं, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से वो सारे अवयव गायब कर दो जो बी में आ रहे हो, बिल्कुल निक्षा, वो क्या कहते हैं, निकाल देना, ठीक है ना, निष्कासित कर देना, ठीक है, निकाल देना। हिंदी बच्चों मेरे इतना अच्छे से नहीं निकलती है, मैं बता रहा हूं फिर भी, निष्कासित कर देना, ठीक है, निकाल देना, ध्यान रखना। तो ए माइनस बी, और अगर बच्चों में यहाँ पे बात करूं पूरक की, पूरक की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या ए डैश भी लिख सकता हूं, ठीक है, मतलब ए में आ रहा है तो ए डैश में नहीं आएगा वो चीज। चलिए अब यहाँ पे ये चीजें हमने देखी, अब हम देखते हैं, इनको थोड़ा फील करते हैं, इनको हम थोड़ा फील करते हैं लाइव कि ये कैसे होता है। यूनियन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ मतलब, पूरक मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कुछ डायग्राम है, ठीक है। चलिए समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ए और बी का बच्चों देखिए क्या लिया है, उभयनिष्ठ भाग लिया है। ए और बी का हमने क्या लिया है, उभयनिष्ठ भाग लिया है। इसमें क्या है बच्चों, ये ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए और बी में से जो दोनों में कॉमन आ रहा है उससे मतलब होता है हमें, ठीक है, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं। चलिए अब यहां पे बच्चों बात करें तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए में से भी लेना या बी में से भी लेना, मतलब जहां से मिलो वहां से लो, पूरे ले लो। ए और बी है तो ए और बी में जितने भी अवयव हैं सारे ले लो, ठीक है। देखो पूरा भर दिया, पूरा भर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरक का मतलब होता है जो इसमें हो रहा है वो इसमें नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो जो यहां आ रहा था उसको छोड़ के बाकी सब ले लिया, जहां आपको डैश मिले तो जो उस समुच्चय में था वहां को छोड़ के बच्चों बाकी सारा ले आए, बाकी सारा यहाँ पे ले आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो बच्चों ए माइनस बी का मतलब कि ए को लेना, बी को नहीं लेना, उसको हटा देना है अवयवों को, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चा इसका वेन डायग्राम, हाँ आगे मैं बताऊंगा वेन डायग्राम मतलब ऐसे गोला बना के यूनिवर्सल को ऐसे आयताकार में लिख के, आपने 11th में चीजें देखी होगी, ये वही वेन डायग्राम से मैंने आपको समझाया है, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो समझ में आया, यूनियन की बात करूं, इंटरसेक्शन की बात करूं, पूरक की बात करूं या डिफरेंस की बात करूं, तो सारे यहाँ पे बच्चों चीजें आपको क्लियर हो रही है, आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। ओके, किसी को कोई समस्या नहीं है कि सर ए माइनस बी क्या होता है, मतलब जो बी, ए में जो बी के अवयव है उनको सबको हटा दिया, सबको गायब कर दिया। यहाँ पे जो यहाँ पे पर्पल साइन दिखा रहा है वो आपको शो कर रहा है फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो शो कर रहा है वो कौन कर रहा है, पर्पल यहाँ पे कलर। ओके बच्चों, चलिए ये आपको थोड़ा नॉलेज देने के लिए बच्चों यहाँ पे मैंने लिया है। अब ओके बच्चों, अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, उप समुच्चय की। किसकी बात करेंगे हम, उप समुच्चय की। एक यहाँ पे उप समुच्चय आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है। अंदर क्या है बच्चों, फंक्शन, बाहर क्या है, रिलेशन, मतलब संबंध बाहर है और उसके अंदर है फलन। यही बच्चा उप समुच्चय का कंसेप्ट है। आपको अगर मैं लाइव एग्जांपल लूं, आपका बच्चा दिल, दिल यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है, ठीक है। तो दिल, आपका दिल बच्चों आपके शरीर के अंदर है, बिल्कुल है।
तो आप बोलो, मैं आपको बोलूंगा आपका जो दिल है वो उपसमुच्चय है। किसका? आपके शरीर का। जी हाँ, जो उपसमुच्चय का मतलब अगर मैं बात करूं या किसकी बात करूं, सबसेट की। अगर बच्चों यहाँ पे मैं सबसेट की बात करूं तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी समुच्चय के जो अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो ए क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। किसका? बी का। यहाँ पे बच्चों फंक्शन जो है वो उपसमुच्चय है। किसका? रिलेशन का। जी हाँ, यहाँ पे जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है ये अंदर आ रहा है इसके, तो यहाँ पे ये उपसमुच्चय बन जाएगा जो जिसके अंदर हो। जैसे इसका लाइव एग्जांपल चलो बच्चों लेते हैं। मैं आपको कह दूं, क्या कह दूं? आपके कक्षा 11वीं एक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रही है। कक्षा 11वीं एक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रही है एक, और आपका स्कूल, आपके स्कूल के छात्र समुच्चय बी को व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे आप बताइए कि क्या कक्षा 11वीं के अंदर स्कूल आता है या स्कूल के अंदर 11वीं आती है? अब आप बताइए इनमें से कौन सा उपसमुच्चय है, कौन सा समुच्चय है? ये तो दोनों ही समुच्चय है, लेकिन कौन किसका उपसमुच्चय है? तो आप बोलेंगे सर जब हम स्कूल में जाते हैं अंदर तब हमें कक्षा 11वीं मिलती है। तो यहाँ पे कक्षा 11वीं जो है वो उपसमुच्चय है। किसकी? हमारे स्कूल की। जी हाँ, तो यहाँ पे बच्चों सिंपल सा, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए को क्या कहेंगे बच्चों? ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पे इसको बोलोगे ए बी का उपसमुच्चय है। आपको बच्चा मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए। आपके बच्चा अंदर जो शरीर में दिल है, आपका जो दिल है वो उपसमुच्चय है। किसका? आपका उपसमुच्चय दिल, जो उपसमुच्चय किसका? शरीर का। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अगर मैं आपको कक्षा 11वीं के छात्र और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की बात करूं तो आपका कक्षा 11वीं के छात्र उपसमुच्चय होंगे आपके स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बच्चों कुछ नोट अगर हम करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तथा बी भी ए का उपसमुच्चय हो, ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे ए बराबर बी हो जाता है। ए और बी समान समुच्चय हो जाते हैं। ए अगर बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय हो तो ए और बी क्या हो जाते हैं बच्चों? समान हो जाते हैं। ए और बी क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे ए ले लूं, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे बच्चों बी ले लूं मैं कुछ भी, जैसे मैंने ले लिया ई ले लिया, आई ले लिया, यू ले लिया, ओ ले लिया, ए ले लिया। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ए जो है समुच्चय वो बी का उपसमुच्चय है, और यहाँ पे बच्चों बी जो है वो ए का उपसमुच्चय नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे अवयव ए के बी में है और बी के सारे अवयव ए में है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ कि ए बराबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड होता है बच्चों, किसी समुच्चय में n अवयव है तो उस समुच्चय में या उस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या
उप समुच्चयों की संख्या। ध्यान रखना बच्चों, किसी भी समुच्चयों में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है पता है आपको बच्चों? उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। ये क्या होता है? उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या, ध्यान रखना बच्चा, इसमें क्या हो जाता है? ये उप समुच्चयों की संख्या। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? 2 की पावर n। अगर किसी में 3 अवयव है तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। मतलब यहाँ पे बच्चा कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? यहाँ पे कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ पे उपसमुच्चय बन सकते हैं 2 की पावर 3 मतलब 8। फाई जो होता है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ध्यान रखना बच्चों, फाई जो होगा, अगर कोई ए समुच्चय है तो यहाँ पे फाई हर किसी का, इसको लाइसेंस मिला हुआ है कि ये हर किसी का उपसमुच्चय है। और इसी के साथ बच्चों कोई भी समुच्चय वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। एक तो फाई जो होता है वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय बनता है, और उसके बाद जो कोई भी समुच्चय है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्लियर है सबको? चलिए, अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करें तो कुछ यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण परिणाम बताने वाला हूं। यहाँ पे ये n जो है संख्या को व्यक्त करता है। n ये आपने पढ़ा भी होगा और इंपॉर्टेंट होते हैं। एन ए यूनियन बी बराबर कितना होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से एन ए माइनस बी बराबर कितना होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और अगर 3 अवयव हो यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको हम क्या लिखते हैं? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन सी, बी सी इंटरसेक्शन ए। और क्या हो जाता है? प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब आप पढ़ चुके हो बच्चों 11th में। सिर्फ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी कभी दिया हुआ हो तो इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ, प्लस इसको बी भी लिख सकता हूँ, और माइनस में यहाँ से क्या मैं हटा दूंगा? ए इंटरसेक्शन बी। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2 ए है और यहाँ पे बी है, ये ए है और यहाँ पे ये बी है, तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं ए को लेता हूं, ए को ले लिया पूरा, प्लस यहाँ पे किसको लेता हूं? बी को लेता हूं। बी को लिया बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये बीच वाला पार्ट था, बीच वाला पार्ट क्या है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी। ये 2 बार आ गया, ये ब्लू के साथ भी आया, ये इसके साथ भी आया। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया? ये 2 बार आने की वजह से इंटरसेक्शन पार्ट को हमने क्या कर दिया? एक बार माइनस कर दिया। क्या कर दिया? एक बार माइनस कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी बराबर कितना होता है बच्चों? एन ए यूनियन बी बराबर कितना होता है? जल्दी बताइए। एन ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आज देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी के और ए इंटरसेक्शन सी दिया क्या गया है आपको? यहाँ पे बच्चों आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया गया है। यहाँ पे ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपको भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिखता हूँ? ए, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट के दिया जो दिया हुआ है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अब बच्चों अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, ए यूनियन बी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और यहां से बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे आप अगर समीकरण 1 से देखोगे, आप अगर समीकरण 1 से देखोगे तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इनको कट जाएगा। और यहाँ पे बच्चों a प्लस बी
बराबर a प्लस सी। क्या a से a कैंसिल कर सकता हूं? और आंसर बच्चों यहाँ पे कितना आ गया? b इक्वल्स टू सी। कितना आ गया? b इक्वल्स टू सी। क्या किसी में ऑप्शन में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, b इक्वल्स टू सी। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन था? ये बच्चों देखोगे यहाँ पे उदाहरण जेईई मेंस 2009 का क्वेश्चन है। ये बच्चों मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मतलब कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। सेट का बच्चों कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, जेईई में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, आपको ये गिवन था बच्चों, ये आपको गिवन था। हमें यहाँ पे यूनियंस का फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी माइनस कितना हो जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ए यूनियन सी के लिए भी मैंने यहाँ पे ये चीजें लगा दी। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हमने देखा, समुच्चय के बारे में पूरा पढ़ा। समुच्चय के बारे में जितनी हम यहाँ पे जानकारी जुटा सकते थे वो सारी जानकारी हमने यहाँ पे समुच्चय में जुटाई। अब बच्चों हम कल के लेक्चर्स में क्रमित युग्मों के ऊपर बात करेंगे, जो मैंने आपको कहा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले क्विज करते हैं। तो रेडी हो जाइए बच्चों, क्योंकि आज आपने समुच्चयों के बारे में सारी जानकारी ली है, तो क्विज आपको अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। ओके, रेडी है सब? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। एक कक्षा में बुद्धिमान छात्र कितने हो सकते हैं? क्या बच्चों सुपरिभाषित है या नहीं है? रिक्त आएगा एक भी नहीं, एक होता है, परिमित होता है, एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जल्दी से बताइए आंसर, ए बी सी या डी? हो जाना चाहिए अभी तक। बच्चे कहेंगे सर एक ही होता है, मैं ही हूं मेरी क्लास में तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो हो गया बच्चों, जल्दी से ए बी सी या डी? रिक्त, एकल या फिर परिमित? बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं हो सकता, या सर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अभी तक बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए है। ए आपको एक्स यहाँ व्यक्त कर रहा है समुच्चय, और एक्स -3 से 3 के बीच में है, और यहाँ पे एक्स क्या है? आपका इंटीजर है, जेड है। तो बताइए कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? ए में उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? जल्दी से 120, 30, 31 या 32? जल्दी से बच्चों इसको सोल्व करिए। आपको यहाँ पे x क्या है बच्चों? -3 से 3 है, -3 से कम और -3 से ज्यादा और 3 से कम। ठीक है, हो गया बच्चों? आंसर बताइए जल्दी से, क्या आ रहा है? आपको अगर अवयव पता चल गए, अवयवों की संख्या पता चल गई, तो उपसमुच्चयों की संख्या तो निकाल ही सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपने दोनों क्वेश्चंस कर लिए होंगे। क्विज पहले का पहला क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करते हैं, तो इसको डिस्कस करने की बच्चों जरूरत ही नहीं थी। एक कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। बुद्धिमान छात्र आप नहीं बता सकते हो कि कौन सी क्लास में कितने बुद्धिमान होंगे। एक से पूछूंगा तो वो कहेगा कि सर वो बुद्धिमान है, शैतान छात्र से पूछेगा तो वो बोलेंगे कि सर वो शैतान वाला सबसे बुद्धिमान है। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे आपको तकलीफ में डाल सकता था। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसको हल जल्दी से करते हैं। ए दे रखा है, ए यहाँ पे बच्चों एक्स है, अवयव एक्स कहां से कहां तक आ रहा है? -3 से एक्स आ रहा है 3 तक। ठीक है, और यहाँ पे एक्स आपको दे दिया कितना? इंटीजर जेड। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं इंटीजर बनाऊं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -3 से छोटा और 3 से बड़ा,
-3 से छोटा और 3 से बड़ा। तो बताइए यहां पर बच्चा अवयवों की संख्या क्या क्या होगी, ए में क्या क्या अवयव आएंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, ये सारे बच्चों यहाँ पे अवयव आएंगे। 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 से छोटे की बात कर रहे। और ये जेड याद रखना बच्चों, ये क्या है, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इंक्लूड है, काउंटेबल। तो उप समुच्चयों की संख्या बच्चों, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 कितना होता है, 2 की पावर n होता है, 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 32। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कोटि है Na है वो कितना आया, 5 आया। अगर इसकी कोटि 5 है तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 32। तो आपका आंसर कितना हो जाता है, डी। ओके बच्चों, क्लियर है। चलिए, तो आई होप आपने दोनों क्वेश्चंस करे होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए अब बच्चों 1 मिनट रिवीजन जल्दी से करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज बच्चों यहाँ पे समुच्चय के बारे में बात की। सबसे पहले समुच्चय देखा, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है बच्चा, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों समुच्चयों का निरूपण पढ़ा। कौन कौन सा रूप था, एक तो सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। ओके, यहाँ पे बच्चों समुच्चयों के प्रकार जल्दी से बताइए, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, उसके बाद कौन सा, तुल्य समुच्चय, समान समुच्चय। ओके, और बच्चों यहाँ पे कर्मित युग्म की हम बात करेंगे, उदाहरण हमने देख लिए। मैंने कहा था कर्मित युग्म के बच्चों देखेंगे, तो हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर में आपको क्या करेंगे, कर्मित युग्म, नेक्स्ट लेक्चर में कर्मित युग्म बताएंगे। ओके बच्चों, चलिए आज का जो यहाँ पे होमवर्क है आपका, ये प्रश्न है, और बाकी का बच्चा होमवर्क आपको दे चुके हैं, आपको फाइल अपलोड हो चुकी है, आप होमवर्क वहां पे देख सकते हैं। ओके, चलिए कल बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, कर्मित युग्म एवं संबंध। ध्यान रखना, कल के लेक्चर्स में हम कर्मित युग्म एवं संबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ के आइएगा, रिवीजन करिए और अपना ध्यान रखिए।